Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 27, that is algorithm. एल्गोरिथम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा डिटेल्ड है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक लेक्चर 27 में है और एक लेक्चर 28 में है। ठीक है, लेक्चर 27 में मोस्टली हमारे पास थ्योरी है। हमने एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से सुनना और समझना है। ठीक है, और क्योंकि इतनी आसानी से समझने का मे बी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, बट इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एल्गोरिथम बेसिकली कहते किसको है? एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, एक स्टेप्स होते हैं और बिल्कुल जो सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। ठीक है, और वो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The word algorithm refers to a step-by-step method for performing some actions. A computer program is similarly a set of instructions that are executed step by step for performing the specific task. ठीक है, कहते हैं एल्गोरिथम वही स्टेप बाय स्टेप एक मेथड होता है एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैं वो जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आप में से काफ़ी जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी हम कोई लूप्स वगैरह देते हैं उसमें प्रोग्राम में डालते हैं। ठीक है, तो एक ख़ास एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप एक टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, सो वो जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ जनरल टर्म इन दैट द टर्म प्रोग्राम रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक जनरल टर्म है जो कि प्रोग्राम को रेफ़र करती है एक पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, आप देखते हैं कि एल्गोरिथम की इंफॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा, पहले तो ये कि एल्गोरिथम जो है हम भी जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको एक नेम देना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। देखें, इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। द नेम ऑफ द एल्गोरिथम टुगेदर विद अ लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स का थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। फिर एक पहले नेम होता है और उसके साथ साथ उसके इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स बताने होते हैं। साथ में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। इनपुट वेरिएबल के नेम्स होते हैं और साथ ही साथ उसके डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह लग रहा होगा, उसमें भी हम डेटा टाइप्स बताते होते हैं जब भी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट्स दैट मेक द बॉडी ऑफ द एल्गोरिथम, और फिर आगे की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो एल्गोरिथम की बॉडी को बनाती है वो विद एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स, साथ में कमेंट्स होते हैं। द आउटपुट वेरिएबल नेम्स एंड लेबल बाय डेटा टाइप, और आउटपुट वेरिएबल के नेम्स भी होते हैं और उनकी भी डेटा टाइप्स होती हैं, और एक एंड स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। डिवीज़न एल्गोरिथम को क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, चलें इसको रीड करते हैं। कहते हैं गिवन एनी इंटीजर n एंड अ पॉजिटिव इंटीजर d। हमारे पास दो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंट डेटा टाइप हो गया ये n, और एक इंटीजर होगा d पॉजिटिव इंटीजर। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। अब यहाँ पे दो यूनिक इंटीजर्स हमारे पास आएंगे q एंड r। q और r, जब हम ये इंटीजर्स हमारे पास n और डी जो हैं इनको हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद एक यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r सच दैट n इज़ इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस r एंड r इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन d। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे a या फिर n डिवीज़न थ्योरम हम कर रहे हैं। ठीक है, डी जो है वो नंबर होगा जो हमारे पास बाहर आएगा, और जो एन है या ए है वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, क्यू एंड आर की जो बात करें सो क्यू इज़ फॉर क्वोशंट जो हमारे पास ऊपर आता है, एंड आर इज़ फॉर रिमाइंडर जो हमारे पास नीचे रह जाता है। ठीक है, अब ये देखें थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। एन इज़ इक्वल्स टू 54। अब यहाँ पे आप देखें 54 को अंदर लिख दें। ठीक हो गया, एंड डी इज़ इक्वल्स टू 4। डी इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब कह रही हैं कि अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4। ठीक है, -14 हो गया। 4
3 × 12 हो गया, ठीक है। फिर से माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया 2, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास Q है, ठीक है, ये हमारे पास R है, ये जो है ये D है, और दिस इज़ N या फिर D, ठीक है, A। अच्छा, अब देखें N हमारे पास 54 हो गया, D हमारे पास क्या है 4 है, मतलब जो डिवाइज़र हमारे पास है वो नंबर जो है वो 4 है, और जो N है जिसको हमने डिवाइड करना है वो 54 है, ठीक है। अब 54 इज़ इक्वल्स टू, ये फार्मूला देखिए D इंटू Q, मतलब कि डिवाइज़र इंटू क्वोशंट। D क्या है हमारे पास 4 हो गया, 4 इंटू Q क्या है हमारे पास 13, D इंटू 34 इंटू 13 एंड प्लस R, रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 54 ही आएगा, ठीक है। हेंस Q इज इक्वल्स टू 13, तो क्वोशंट हमारे पास क्या हो गया 13, और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर Q हमारे पास 13 हो गया एंड रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, होप सो। उसी तरह से देखें N इज़ इक्वल्स टू 54 एंड D इज़ इक्वल्स टू 70। अब कह रहे हैं कि N 54 है, N 54 है, ये माइनस वाला इजी है क्योंकि देखिए सेम ही नंबर है, बस वहाँ पे माइनस 54 है, तो आंसर में हमारे पास 4 के साथ माइनस 13 आएगा, ठीक है, एंड प्लस 2। क्वोशंट हमारे पास 13 की जगह माइनस 13 आएगा, 14 लिखा हुआ है बट 14 नहीं है 13 है, इसको मैंने चेक किया है। अच्छा, और D जो है वो 70 है, ठीक है, तो 70 तो 54 से बड़ा कोई डिवीज़न हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 54, ठीक हो गया। अब इसको करना कैसे है ये देखें, ये हमारे पास है क्वोशंट, ठीक है, ये हमारे पास है N, ये R है, एंड दिस इज़ D, ठीक हो गया। तो देखें कह रहे हैं 54 इज इक्वल्स टू 70 D इंटू Q, 70 इंटू 0 प्लस R क्या है 54, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 54 ही आ जाता है, 7 और 0 जो है 70, 0 जो है 0 एंड 54 इक्वल्स टू 54 आ गया। तो क्वोशंट हमारे पास यहाँ क्या हो गया, क्वोशंट हमारे पास हो गया 0 एंड R हमारे पास हो गया 54, ठीक है। अब एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। एल्गोरिथम में कह रहे हैं गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर a, एक तो हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर a, ठीक है। जहाँ पे ऊपर n का था ना, अब n की जगह ये लोग a यूज़ करें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कह रहे हैं बट a और n एक ही चीज़ है, ठीक है। ऊपर वेरिएबल का तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ऊपर उन्होंने n का था, नीचे ये लोग a कह रहे हैं, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर d, और एक पॉजिटिव इंटीजर है d, ठीक है। द एम ऑफ द एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम का काम क्या है, इज़ टू फाइंड इंटीजर्स q एंड r, find integers q and r, ठीक है, that satisfy the condition a is equals to satisfy the condition a is equal to into q, and ये हमारे पास आगे जो कंडीशंस है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर a होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर d होगा, और फाइंड हमने क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड करना है q एंड r, ठीक है। Q एंड R हमने फाइंड करने हैं जो कि हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन, A इज इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस R एंड R इज़ लेस देन 0 एंड लेस देन D। इसको भी थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये R इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन D का क्या मतलब है। दिस इज़ डन बाय सब्ट्रैक्टिंग D रिपीटेडली फ्रॉम A अंटिल द रिजल्ट इज़ लेस देन D बट इज स्टिल नॉन नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो डिवीज़न है ना, दैट इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ रिपीटेड एडिशन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, डिवीज़न जो है दैट इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सॉरी थोड़ी राइटिंग बुरी आ रही है बट इसकी वजह से है, ये माउस की वजह से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि D को रिपीटेडली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं A से। D हमारे पास क्या है 4 है, उसको हम रिपीटेडली, जो A हमारे पास नंबर है ना 54, इससे हम रिपीटेडली इसको सब्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं। कब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक जो है
जो रिमाइंडर हमारे पास नंबर रह जाता है वो या तो ज़ीरो आ जाए या फिर जो डी है उससे कम आ जाए, ठीक है। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ़ डीज दैट आर सब्ट्रैक्टेड इज़ द क्वोशंट। ये बात आपने याद रखनी है कि जितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसको हम कहेंगे क्वोशंट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 54, अगर इसको आप लोग सॉल्व करें ना, ये वाली इसको इसको अगर आप सॉल्व करें, सॉरी, तो 54 से ना आपको 13 टाइम्स 4 को माइनस करना होगा, जब तो तब जाके आपके पास लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। इसको करने की कोशिश करना, 54 लिखें, उसमें से 13 टाइम्स 4 को माइनस करें, 54 माइनस 4, फिर जो है फिर उसको -4, फिर -4, फिर -4, 13 टाइम्स आप कर लेंगे ना तो आपके पास लास्ट में 2 रह जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ डीज होते हैं वो है क्वोशंट एंड द क्वांटिटी a माइनस डी इंटू क्यू इक्वल्स द रिमाइंडर। और ये जो क्वांटिटी हमारे पास है ना a माइनस डी इंटू क्यू, दैट इज़ इक्वल टू रिमाइंडर। जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर आ रहा है उसमें से हम क्या करते हैं, a से हम माइनस करते हैं d इंटू क्यू, मतलब कि जो डिवाइज़र है उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके उसको a से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा कि रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनपुट हमारे पास है a नॉन नेगेटिव इंटीजर और d जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपने याद रखना है कि a को नॉन नेगेटिव होना चाहिए और d जो है वो पॉजिटिव होगा। एल्गोरिथम ऑफ द बॉडी, अब एल्गोरिथम ऑफ द बॉडी क्या है, r इज़ इक्वल्स टू a। जब हम देखें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब भी हम स्टार्ट करते हैं, कोई लूप बनाते हैं, कुछ करते हैं या कोई इंटीजर्स बनाते हैं, तो हम स्टार्ट में उनको एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करते हैं, उसके बाद फिर वो लूप्स चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यूज़ में जो लूप्स जो वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं लूप स्टार्ट होने से पहले, वो है r इज़ इक्वल्स टू a एंड q इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब जो r हमारे पास रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को a के इक्वल किया हुआ है और क्वोशंट को किसके इक्वल किया हुआ है, क्वोशंट 0 के इक्वल है, ठीक है। रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट d फ्रॉम r अंटिल नंबर लेस देन d इज़ ऑब्टेन्ड। अब क्या करना है कि रिपीटेडली मतलब बार बार d में से हमने r को d को हमने रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है r से हमने d को मुसलसल सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कब तक, जब तक एक नंबर हमारे पास आ जाए अनटिल अ नंबर लेस देन d इज़ ऑब्टेन्ड, एक नंबर हमारे पास आ जाए जो कि d से स्मॉल है, ठीक है। एड 1 टू d ईच टाइम d इज़ सब्ट्रैक्टेड, और जितनी बार हम d को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उतनी टाइम हमने d के साथ क्या ऐड करते जाना है, 1, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऐड 1 टू d नहीं आएगा, ऐड 1 टू q आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम क्वोशंट में 1 ऐड करते जाएंगे, जितनी बार भी हम d को माइनस करेंगे ना तो हम क्वोशंट में जो है 1 को ऐड करते जाएंगे। अब ये हमारे पास है वाइल r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू d, ठीक है। जब तक r हमारे पास ग्रेटर या इक्वल टू d होगा तब तक हमने ये प्रोसेस करते जाना है। r इज़ इक्वल टू कौन सा प्रोसेस करते जाना है, अब ये उसकी बॉडी है, ठीक है। दिस इज़ द बॉडी, दिस इज़ द बॉडी, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन। अच्छा, अब कंडीशन हमारे पास है कि जब तक r जो रिमाइंडर है वो या तो d से ग्रेटर होगा या फिर d के इक्वल होगा, तब तक हमने ये जो नीचे वाली बॉडी में 2 स्टेप्स हैं ये करते जाने हैं। r इज़ इक्वल टू r माइनस डी, रिमाइंडर में हमने क्या करना है, r माइनस डी करते जाना है, और q इज़ इक्वल टू q प्लस 1, q में 1 प्लस करते जाना है, ठीक है। एंड वाइल आउटपुट इज़ इक्वल टू q एंड r। अब एंड तब करना है जब आउटपुट हमारे पास q और r आ जाए, एंड एल्गोरिथम ऑफ डिवीजन, ठीक हो। अब हम आगे देखते हैं, एग्जांपल है ट्रेस द एक्शन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ऑन द इनपुट वेरिएबल्स a इज़ इक्वल्स टू 54 एंड d इज़ इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब हम इसको उस तरह से एल्गोरिथम के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं एक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम, कह रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम के एक्शन को ट्रेस करें और इनपुट वेरिएबल्स इन्होंने हमें a का हुआ 54 एंड d का हुआ 11, ठीक है। अच्छा, a तो हमारे पास 54 ही रहेगा, ठीक है, d भी 11 रहेगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में हमने क्या कहा था, r वुड बी इक्वल टू a, ठीक है। और q को हमने क्या कहा था कि q स्टार्ट में क्या रहेगा, एल्गोरिथम जब स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में r a के इक्वल होगा और q 0 के इक्वल होगा, ठीक है।
अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 54 है, ठीक है। तो हमने आर के सामने क्या लिख दिया 54। ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं, ये इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये आउटपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ए और डी 54 11 आउटपुट वेरिएबल्स में हमने स्टार्ट किया आर इज इक्वल से 54 से एंड क्यू का हमने इक्वल किया 0 से। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से स्टेप वाइज जो है 11 को माइनस करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब 43 हमने आगे लिख लिया, कितनी बार माइनस किया, एक बार माइनस कर लिया, ठीक हो गया। अब फिर से देखें 43 है, अब 43 से हमें क्या माइनस करना है 11। उन्होंने क्या कहा था कि हमने ग्रेजुअली इसे बार बार जो है स्टेप बाय स्टेप 11 माइनस करते जाना है, और जितनी बार हम माइनस करेंगे उतनी बार हमने क्वोशंट में 1 को ऐड करते जाना है, ठीक है। ये हो गया 0 + 1, तो आगे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। 43 से 11 माइनस किया, 3 - 1 एंड 3 - 1 2 एंड 4 - 1 3, ठीक हो गया। दोबारा माइनस हो गया, एक बार माइनस किया, फिर हम इसके साथ 1 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या आ गया, यहाँ पे 32 आ गया और यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। फिर से 11 माइनस करते हैं, 2 - 1 1 एंड 3 - 1 2, ठीक है 21। और कितनी, फिर से एक बार माइनस किया, फिर से एक प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्यू में हम एक एक प्लस करते जाएंगे जितनी बार हम माइनस करेंगे। 21 आ गया, फिर से माइनस करते हैं, ठीक है। -1 - 1 0 एंड 2 - 1 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक +1 करेंगे हम। अब आगे आ गया 10 और 4। अब यहाँ पे हम 11 को माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, नीचे वाली बड़ी है। सो अब आगे और माइनस जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वोशंट हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में क्वोशंट जो है वो इक्वल हो गया 4 के, और रिमाइंडर इक्वल हो गया 10 के, ठीक है। रिमाइंडर स्टार्ट में किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, 54 के इक्वल था, सही है ना, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, जब हम इससे माइनस करते गए, जो हम एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम को इस पर अप्लाई करते गए, तो क्या आ गया हमारे पास R 10 हो गया और Q जो है वो 4 आ गया। होप सो इतना समझ आ गया होगा। आगे अब देखते हैं प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट सिंपल एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उसके हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। आप देखें ये नीचे जो सेंटेंस है, असलम इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है, असलम के बारे में। अब द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉन एज प्रेडिकेट, ठीक है। बाकी के सारे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट कहा जाता है। इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कह रहे हैं दैट पी यानी प्रेडिकेट स्टैंड्स फॉर द वर्ड्स इज़ अ स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, एंड लेट क्यू स्टैंड फॉर द वर्ड्स इज़ अ स्टूडेंट एट, ठीक है। इज़ अ स्टूडेंट एट के लिए क्यू आ गया। देन P एंड Q आर प्रेडिकेट सिंबल्स, तो P और Q क्या हो गए, प्रेडिकेट सिंबल्स हो गए। ज़ाहिर है हम प्रेडिकेट को इससे डिनोट करें तो प्रेडिकेट सिंबल्स हो गए। द सेंटेंस X इज़ अ स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड X इज़ अ स्टूडेंट एट Y आर सिम्बलाइज्ड एज P ऑफ X एंड Q ऑफ X, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हो गया इसका, कह रही हैं P ऑफ X, X जो है ये देखें, X यहाँ पे X में कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ है, क्यों, क्योंकि उसको हमने P से डिनोट किया ना, ठीक है। अब X में यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, असलम लिख सकते हैं, सिद्रा लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड Q ऑफ X Y क्या कह रहे हैं, मतलब X में क्या आ जाएगा, X में आएगा बंदे का नाम और Y में क्या आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, सो वो हो जाएगा Q X Y, ठीक है। X इज़ अ स्टूडेंट एट Y, X इज़ अ स्टूडेंट एट जो है वो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको Q से डिनोट किया हुआ है। X की जगह हम नेम लिखेंगे और Y की जगह हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसलिए X एंड Y दीज आर प्रेडिकेट सिंबल्स, मतलब प्रेडिकेट में बाकी का सारा सेंटेंस तो सेम आ जाता है, लेकिन X और Y जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये चेंज होंगे। X में हम कोई भी नेम लिख सकते हैं और जो Q ऑफ X Y है उसमें हम नाम लिख सकते हैं अपना किसी बंदे का भी और यूनिवर्सिटी का भी, ठीक है। जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं ना, सिंपल फंक्शन ही है, X इज़ अ स्टूडेंट एट, फॉर एग्जांपल इज़ अ स्टूडेंट एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक फ़ंक्शन है और X जो है वो वेरिएबल है। अब X में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं कह सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स है,
ठीक है। लेकिन x जो है चूँकि वेरिएबल है तो वहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं। q ऑफ एक्स वाई में भी यही है, इज़ ए स्टूडेंट एट जो ये फिक्स है, x में भी कोई नाम दे सकते हैं, y में कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक हो गया। वेयर x एंड y आर प्रेडिकेट वेरिएबल्स एंड टेक वैल्यूज़ इन अप्रोप्रिएट सेट्स, ठीक है। कह रहे हैं x और y जो है ये प्रेडिकेट वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? x एंड y आर x एंड y आर प्रेडिकेट वेरिएबल्स। x और y को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट वेरिएबल्स कहते हैं। और टेक वैल्यूज़ इन अप्रोप्रिएट सेट्स, और अप्रोप्रिएट सेट्स में अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ लेंगे ये। व्हेन कॉन्क्रीट वैल्यूज़ आर सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्रेडिकेट वेरिएबल्स अ रिजल्ट अ स्टेटमेंट रिजल्ट्स। ये बात भी आपने याद रखनी है, MCQs में आ सकती है कि एक कॉन्क्रीट वैल्यूज़ जब हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट रिज़ल्ट आ जाता है। ये भी सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पी ऑफ एक्स, कोई रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, इसकी एग्जांपल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारे पास। अब मैंने फाइंड करना है पी ऑफ 2, ठीक। तो x में मैं जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 लिख लूँगी मैं, बाकी ना मैं स्क्वायर को छेड़ सकती हूँ ना मैं ये +1 को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक प्रेडिकेट है, ठीक है, लेकिन नीचे जब मैंने इसमें एक कॉन्क्रीट मतलब एक फ़िक्स वैल्यू डाल दी है, तो ये मेरे पास देखें एक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, एक रिज़ल्ट मेरे पास, एक कंफर्म रिज़ल्ट मेरे पास आ गया है। इस सेंटेंस का मतलब ये था। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रेडिकेट इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड बिकम्स अ स्टेटमेंट व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल्स। देखें वही बात करें, प्रेडिकेट सेंटेंस जो है एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, यानी एक्स वाई जेड फाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। और स्टेटमेंट तब बन जाती है जब इन वेरिएबल्स में हम कोई कॉन्क्रीट वैल्यूज़ डाल देते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ डाल देते हैं। द डोमेन ऑफ अ प्रेडिकेट वेरिएबल इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ द वेरिएबल। अब डोमेन इसकी क्या होगी? डोमेन इसकी वो होगी सारी की सारी वैल्यूज़ दैट में बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल। इस वेरिएबल, इन वेरिएबल्स की जगह पे हम जो भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं ना, वो सारी की सारी इसकी डोमेन होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्री एंड पोस्ट कंडीशंस पे। एक एल्गोरिथम है दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ सर्टेन फाइनल स्टेट ऑफ गिवन स्टेट, ठीक है, एक गिवन स्टेट है, उसमें से एक ख़ास फाइनल स्टेट हमने फाइंड करनी है। अब उसमें प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशंस क्या होती है? बोथ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रेडिकेट्स इन्वॉल्विंग द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है उसको हम इनपुट और आउटपुट वेरिएबल की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। The predicate describing the initial state is called precondition of the algorithm and the predicate describing the final state is called the post condition of algorithm. जो predicate जो है initial states को describe करी तो उसको हम preconditions कहते हैं, और जो post condition को describe करती है, मतलब जो बाद की condition को describe करती है, उसको हम post condition कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा examples देख लेते हैं इसकी। algorithm to complete a product of two non-negative integers. integers क्या है? non-negative है, ठीक है। प्री कंडीशन क्या होगी? द इनपुट वेरिएबल्स m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये इसकी प्री कंडीशन है, मतलब कि m और n को नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन क्या है? द आउटपुट वेरिएबल्स p। अब इसमें एक आउटपुट वेरिएबल, हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम में 2 आउटपुट वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे एक आउटपुट वेरिएबल है और वो किसके इक्वल है? m इंटू n के इक्वल है, ठीक है। एल्गोरिथम टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वन पॉजिटिव बाय अनदर। अब ये डिवीजन के लिए प्री कंडीशन क्या है? इनपुट वेरिएबल a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। और पोस्ट कंडीशन क्या है? द आउटपुट वेरिएबल q एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स, q एंड r को पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई a इज इक्वल्स टू b इंटू q प्लस r एंड r इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b, ठीक है। मतलब रिमाइंडर हम कब तक माइनस करते जाते हैं या हम कब तक डिवाइड करते जाते हैं? जब तक रिमाइंडर या तो b से छोटा आ जाए या फिर 0 आ जाए, ठीक है। आप कह रहे हैं 1 डायमेंशनल एरे ऑफ रियल नंबर्स। प्री कंडीशन में क्या है? a1 a2 an इज़ अ 1 डायमेंशनल रियल वेरिएबल्स। ये एक 1 डायमेंशनल एरे रियल वेरिएबल्स की, ठीक है, रियल वेरिएबल्स की।
पोस्ट कंडीशन में क्या इनपुट वेरिएबल जो है b1 b2 bn होगा, इज़ अ वन डायमेंशनल एरे। अब ये एक वन डायमेंशनल एरे है, a1 की जगह b1 b2 bn आ गया, ठीक है, रियल नंबर्स की है विद द सेम एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स इसके वही हैं जो हमने इसको इनपुट में दिए थे a1 a2 अप टू an, बट लेकिन विद द प्रॉपर्टी दैट bi इज़ लेस देन bj। मतलब कि यहाँ पे हमने अनसॉर्टेड नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है, तो उसको इन्होंने सॉर्ट कर दिया, तो कह रहे हैं नंबर्स तो वही हैं जो हमें दिए हुए थे, लेकिन प्रॉपर्टी इसकी कंडीशन क्या हो गई, बी आई इज़ लेस देन बी जे, वेयर आई इज़ लेस देन, मतलब कि बी आई में वो नंबर होगा जो बी जे से छोटा है, ठीक है, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू जे। अब कह रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम को देखते हैं फिर से। प्री कंडीशन में क्या, ए इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड डी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। आर हमारे पास प्री कंडीशन में क्या है, ए इक्वल्स टू ए है, और क्यू क्या है, इक्वल्स टू 0 है। अब ये हमारे पास इसको वाइल को ना गार्ड कहते हैं। गार्ड का क्या मतलब है कि ये सारी की सारी जो नीचे हम दे रहे हैं ना, ये दो स्टेटमेंट्स जो हम दे रहे हैं, ये तब तक परफॉर्म होंगी जब तक ये गार्ड ट्रू रहेगा। जब तक ये गार्ड क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। जब ये गार्ड फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टॉप हो जाएंगी। ठीक हो गया, इसके बारे में आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। वाइल आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू डी, जब तक आर जो है या तो डी से ग्रेटर है या डी के इक्वल है, तब तक हमने ये दो स्टेप्स करने हैं। आर इज इक्वल टू आर माइनस डी, आर से हमने डी को माइनस करते जाना है, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1, क्यू में हमने 1 को प्लस करते जाना है। ऊपर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल में कर लिया है। अब एंड वन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्यू एंड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विद द प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर एंड आर इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एंड वाइल। तब तक हमने एंड कब करना है, जब हमारे पास ये वाली कंडीशंस ट्रू हो जाए। अब है लूप इन्वेरिएंट्स। लूप इन्वेरिएंट्स क्या होता है, द मेथड ऑफ लूप इन्वेरिएंट्स इज यूज्ड टू प्रूव करेक्टनेस ऑफ अ लूप विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्री एंड पोस्ट कंडीशन। कहते हैं लूप इन्वेरिएंट्स का मेथड जो है, लूप इन्वेरिएंट क्या होता है, ये यूज़ होता है एक एल्गोरिथम की करेक्टनेस को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एक एल्गोरिथम हमने दिया हुआ है, अब हमने उसकी करेक्टनेस को प्रूफ करना है कि किस हद तक करेक्ट है या ये ठीक है भी कि नहीं, तो उसकी प्री और पोस्ट कंडीशंस को बना के और उसके बाद फिर उस एल्गोरिथम को चेक करने को लूप इन्वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बात आपने याद रखनी कि लूप इन्वेरिएंट जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, पहले होती है प्री कंडीशन फॉर लूप, फिर होता है वाइल गार्ड। ठीक है, गार्ड मतलब हमारे पास एक कंडीशन होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो जो नीचे स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द लूप है वो जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो वाइल का गार्ड जो है वो फॉल्स हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट विल स्टॉप। एंड वाइल पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप, और पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप जो है जब वो हो जाए तो उसको एंड कर देना है। डेफिनेशन है, अ लूप इज़ डिफाइंड एज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्री एंड पोस्ट कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ। एक लूप को कब करेक्ट कहते हैं, इसकी प्री और पोस्ट कंडीशन के हिसाब से, जब वेन एवर एन एल्गोरिथम वेरिएबल सेटिस्फाई द प्री कंडीशन फॉर द लूप एंड द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड द एल्गोरिथम वेरिएबल सेटिस्फाई द पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। ठीक है, वेन एवर द एल्गोरिथम वेरिएबल सेटिस्फाई प्री कंडीशन, जब एल्गोरिथम वेरिएबल्स प्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे और लूप एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, और फिर जब लूप रुक जाए तो द एल्गोरिथम वेरिएबल सेटिस्फाई द पोस्ट कंडीशन, जब लूप स्टॉप हो जाए तो एल्गोरिथम के वेरिएबल उसकी पोस्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। अब थ्योरम पढ़ लेते हैं हम। अ वाइल लूप विद अ गार्ड जी बी गिवन टुगेदर विद प्री एंड पोस्ट कंडीशन दैट आर प्रेडिकेट्स इन द एल्गोरिथम वेरिएबल्स। एल्गोरिथम के जो वेरिएबल्स हैं उसमें हमें एक वाइल लूप मिलता है गार्ड जी के साथ। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि वाइल लूप और गार्ड का क्या मतलब है। वाइल लूप और गार्ड का ये मतलब है कि हमें एक कंडीशन दी होती है जो कि जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो सारा प्रोसेस होता रहेगा। जैसे ही वो गार्ड जो है वो फॉल्स हो जाएगा, वो लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा और फिर हमने उसकी पोस्ट कंडीशन को चेक करना होता है। ठीक है, लेट ए बी अ प्रेडिकेट, लेट अ प्रेडिकेट आई एन कॉल्ड लूप इन्वेरिएंट। एक प्रेडिकेट हमने इंट्रोड्यूस करना होता है आई एन और उसको क्या कहा जाता है, लूप इन्वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, इफ़ द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज आर ट्रू देन द लूप इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्री एंड पोस्ट कंडीशन। अब हमने देखना है कि हमने किसी भी एल्गोरिथम को प्रूफ कैसे करना है। 4 कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या,
पहले है बेसिस प्रॉपर्टी, द प्री कंडीशन फॉर द लूप इम्प्लाइज आई ज़ीरो इज़ ट्रू बिफोर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। पहले तो हमने देखना है कि आई ऑफ ज़ीरो, ठीक है, मतलब कि जो हमने लूप इन्वेरिएंट थ्योरी बनाई है वो स्टार्ट में आई ऑफ ज़ीरो के लिए बिल्कुल ट्रू है। मतलब जब तक कोई भी एग्जीक्यूशन या लूप स्टार्ट होने से पहले की जो कंडीशंस हैं वो ट्रू है, ठीक है। इफ़ द गार्ड जी ऑफ द लूप इन्वेरिएंट आई के आर बोथ ट्रू फॉर एन इंटीजर के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर गार्ड जी जो है वो लूप इन्वेरिएंट आई के लिए ट्रू है, एक इंटीजर हमारे पास दैट इज़ के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो बिफोर एन इटरेशन ऑफ द लूप, पहले है बिफोर एन इटरेशन ऑफ द लूप के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। आई के को ट्रू होना चाहिए कब? बिफोर इटरेशन ऑफ द लूप, और जब वो ट्रू है तो फिर हमने ये भी बताना है कि आई के प्लस वन इज़ ट्रू आफ्टर द इटरेशन ऑफ द लूप। आई के प्लस वन को कब ट्रू होना चाहिए? आफ्टर द इटरेशन ऑफ द लूप, ठीक है। जब मतलब कि लूप चल जाए और लूप चलने के बाद आई के प्लस वन भी ट्रू आ जाए। लूप चलते हुए आई के ट्रू होना चाहिए, सॉरी लूप चलने से पहले आई के को ट्रू होना चाहिए। सबसे पहले तो आई ज़ीरो को ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके बाद फिर आई के को ट्रू होना ज़रूरी है, और फिर लूप ख़त्म होने के बाद आई के प्लस वन का भी ट्रू होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मस्ट है। अब इवेंचुअल फॉल्सिटी ऑफ गार्ड को देख लेते हैं। आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द लूप द गार्ड बिकम फॉल्स। जो हमारे पास गार्ड होता है ना, देखें ये हमारे पास गार्ड था, ऊपर हमने जो किया था, ठीक है, आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही था ना, सॉरी डी था, डी, हाँ, आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। या तो हमने कब तक वो सारा प्रोसेस करना था, जब तक आर डी से या तो ग्रेटर होता है या डी के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक गार्ड होता है, एक कंडीशन होती है जो कि हमने जब तक एक स्टेप को, एक लूप को चलाते जाना है, जैसे ही ये गार्ड जो है ये फॉल्स हो जाएगा, इवेंचुअल मतलब आखिरकार, ठीक है, आखिरकार गार्ड जो है वो फॉल्स हो गया। जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा हमने लूप को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है, ठीक हो गया। ये इवेंचुअल फॉल्सिटी का मतलब है। अब करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। आप कह रहे हैं कि करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन, जो हमने पोस्ट कंडीशन यानी बाद में जो कंडीशन अप्लाई होंगी उसको, उसकी करेक्टनेस देखनी है। इफ़ एन इज़ अ लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस, अगर एन जो है हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस है, आफ्टर विच जी इज़ फॉल्स, जब जिसके बाद जी जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। हमने कुछ इटरेशंस की और उन इटरेशंस के बाद जी हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आई एन इज़ ट्रू और आई एन भी ट्रू है, then the values of the algorithm variables will be specified in the post condition of the loop। इसलिए फिर इसके बाद एल्गोरिथम की जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसको स्पेसिफाई कर देते हैं पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप में, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं। लेट आई एन बी अ प्रेडिकेट दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 4, ठीक है, 1 to 4। आई एन हमारे पास एक प्रेडिकेट है, इसको हम क्या कह सकते हैं? लूप इन्वेरिएंट, ठीक है, लूप इन्वेरिएंट। आई एन बी अ प्रेडिकेट दैट सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज़। अब एक प्रेडिकेट है जो कि 1 to 4 सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करे? सेटिस्फाई करे ऑफ द लूप इन्वेरिएंट थ्योरम, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ 1 and 2 एस्टेब्लिश दैट। अब प्रॉपर्टीज़ 1 और 2 क्या करती है? प्रॉपर्टीज़ 1 और 2 एस्टेब्लिश करती है कि सारे के सारे इंटीजर्स n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो द वाइल लूप इटरेट्स n टाइम्स देन आई एन इज़ ट्रू। जब तक वाइल लूप n टाइम्स इटरेट करती है, ठीक है, मतलब जो गार्ड हमारे पास है वो n टाइम्स चलता जाए, तब तक आई एन ट्रू रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 क्या इंडिकेट करती है? दैट द गार्ड बिकम्स फॉल्स, और उसके n इटरेशंस के बाद क्या हो जाता है? गार्ड फॉल्स हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास ऊपर गार्ड था आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, कुछ हद तक जो है ये ट्रू रहेगा, ठीक है। जब तक ट्रू रहेगा तो आई एन भी ट्रू रहेगा, आई एन भी ट्रू रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये गार्ड जो है ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 कंक्लूड्स दैट द वैल्यूज ऑफ द एल्गोरिथम वेरिएबल्स आर स्पेसिफाइड बाय द पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। और 4 वाली प्रॉपर्टी क्या कंक्लूड करती है कि एल्गोरिथम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो पोस्ट कंडीशन उसको सेटिस्फाई करे। लूप एंड वेरिएंट में हमने पोस्ट कंडीशन बतानी होगी। जैसे हमारे पास गार्ड जो है वो फॉल्स हो जाएगा उसके बाद हमने वो पोस्ट कंडीशंस देखनी होंगी कि हालांकि वो मिल रही हैं या नहीं। इफ़ दे आर बोथ द सेम देन जो एल्गोरिथम है हमारे पास वो ट्रू है या वो सही है, वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको समझ आ गया कि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, बट चूँकि बहुत डिटेल्ड था, वैसे तो 3 पेजेस का था लेकिन
इसको सही से समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया। होप आप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो बंद करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। एंड कोई पॉइंट ना समझ आए तो कमेंट करें और पूछें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।